नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीटर लिंच के एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया के बारे में। सवाल ये है कि क्या एक आम निवेशक, हम जैसे लोग, वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को हरा सकते हैं? पीटर लिंच का जवाब है बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, पीटर लिंच कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान अज्ञानता और घबराहट से होता है, अस्थिरता से नहीं। मतलब बात सीधी सी है। असल लड़ाई मार्केट के उतार चढ़ाव से है ही नहीं। असली लड़ाई तो अपने मन से है, अपने डर से है। आज हम इसी साइकोलॉजिकल लड़ाई को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो पहला सेक्शन है आम निवेशक की बढ़त। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। ये जो माना जाता है ना कि सिर्फ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ही मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स के पास ही सारे एडवांटेजेस हैं? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि भाई बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है। लेकिन पीटर लिंच का लॉजिक सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। उनका मानना है कि असली एडवांटेज तो हमारे पास है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कई तरह की बंदिशों में फंसे हैं। उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, बेंचमार्क को बीट करने का प्रेशर है, कमिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब हजार तरह के नियम कानून। और दूसरी तरफ हैं हम, आम निवेशक, पूरी आज़ादी, कोई तिमाही का दबाव नहीं, किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, जब चाहे तब फैसला ले सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर असली दिक्कतें बाहर नहीं है तो फिर है कहाँ? पीटर लिंच हमें हमारे अंदर झांकने को कहते हैं। असली बंधन से मुक्ति, मतलब असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग में है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। और ये है वो असली दुश्मन, वो मनोवैज्ञानिक जाल। सबसे पहला, मार्केट थोड़ा भी गिरा नहीं कि डर लगने लगता है। दूसरा, कोई भी न्यूज़ आई और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तीसरा, भेड़ चाल, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे। और चौथा, सब्र की कमी। लिंच का साफ कहना है कि पोर्टफोलियो मार्केट की वजह से नहीं डूबता, वो इन इमोशंस की वजह से डूबता है। इसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा है, सेंट एग्नेस का चमत्कार। हुआ ये कि एक स्कूल के कुछ बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, बस अपने आसपास देखा वो कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, और बस उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उन बच्चों के पोर्टफोलियो ने बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बुरी तरह से पछाड़ दिया। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि तर्कसंगत सादगी, यानी सिंपल कॉमन सेंस, अक्सर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल डिग्रियों पर भारी पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। चलिए अब आते हैं लिंच के सबसे जरूरी और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, और वो ये है, वॉलेटिलिटी, यानी बाजार का उतार चढ़ाव रिस्क नहीं है। ये एक लाइन अगर समझ आ गई तो इन्वेस्टिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। लिंच एक बहुत साफ फर्क बताते हैं। एक है वॉलेटिलिटी, यानी रोज रोज प्राइस का ऊपर नीचे होना, ये बस शोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक। और दूसरा है रिस्क, यानी लगाए हुए पैसे का परमानेंट लॉस, मतलब पैसा सच में डूब जाए। लिंच कहते हैं कि हमें शोर पर नहीं, असली खतरे पर ध्यान देना है। असली खतरा तब है जब कंपनी ही फंडामेंटली खराब हो जाए, ना कि जब उसका शेयर प्राइस थोड़ा गिर जाए। और इसी वजह से वो कहते हैं कि वीकेंड वॉरियर मत बनो। ये वो लोग होते हैं जो हर मिनट अपने फोन पर स्टॉक की कीमतें चेक करते रहते हैं। इससे होता क्या है, बस टेंशन बढ़ती है और हम इमोशनल होकर गलत फैसले ले बैठते हैं। हमें प्राइस पर नहीं, बिजनेस पर फोकस करना है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे और दिल में घबराहट हो तो बेचने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या जिस वजह से इस कंपनी में पैसा लगाया गया था वो वजह बदल गई है? क्या बिजनेस के फंडामेंटल्स में कोई बड़ी गड़बड़ हुई है? अगर जवाब नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। ये एक सवाल हमें 99% गलतियों से बचा सकता है। तो ठीक है, इमोशन से बचना है, पर कैसे? इसका जवाब है एक प्रोसेस। लिंच का तरीका सिर्फ तुक्का लगाना नहीं है, ये कला, विज्ञान और हाँ, थोड़ी मेहनत का एक डिसिप्लिन्ड मिक्सचर है। और ये है वो प्रोसेस, वो फ्रेमवर्क। ये अटकलें लगाना नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहला, समझो कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा, पता करो कि उसकी ग्रोथ कहाँ से आएगी। तीसरा, देखो कि उसकी बैलेंस शीट मजबूत है या नहीं। चौथा, क्या उसका वैल्यूएशन सही है। और पांचवां, उसे लगातार मॉनिटर करते रहो। ये एक रोड मैप की तरह है जो हमें इमोशंस के रास्ते से भटकने नहीं देता।
लिंच एक और कमाल की चीज करते हैं। वो कंपनियों को 6 अलग-अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे स्लो ग्रोअर्स, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, स्टालवर्ट्स यानी बड़ी भरोसेमंद कंपनियां, फास्ट ग्रोअर्स, जो रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ती हैं, फिर है साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसिड प्लेस। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें सही उम्मीदें रखने में मदद मिलती है। एक स्टॉलवर्ट से फास्ट ग्रोअर वाली उम्मीद नहीं रखी जा सकती है ना। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी डिसिप्लिन पर, 6 महीने का चेकअप। क्योंकि इन्वेस्टिंग खरीदो और भूल जाओ वाला खेल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हर 6 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर ये कुछ सवाल पूछने जरूरी है। क्या कंपनी की कमाई अभी भी बढ़ रही है? क्या कंपटीशन में उसकी पकड़ वैसी ही मजबूत है? कहीं उस पर कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया? और क्या आज भी उसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है? ये रिव्यू हमें 2 चीजों से बचाता है। एक तो किसी स्टॉक से अंधा प्यार करने से, और दूसरा बेवजह घबराकर उसे बेचने से। तो मकसद क्या है? मकसद है एक प्रोसेस पर आधारित भरोसा बनाना, ना कि किसी स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट पालना। यही वो डिसिप्लिन है जो हमें तब भी लॉजिक के रास्ते पर टिकाए रखता है जब मार्केट में चारों तरफ हाहाकार मचा हो। और आखिर में लिंच की ये बात ये सब कुछ समेट देती है। जाने कि आपके पास क्या है और जाने कि आपके पास ये क्यों है। बस ये 2 सवाल। अगर इन 2 सवालों का जवाब पता है तो मार्केट का शोर कभी परेशान नहीं कर पाएगा। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क उस चमकती हुई स्क्रीन पे है या फिर आईने में दिखने वाले शख्स में? पीटर लिंच के हिसाब से जवाब हम सब जानते हैं। असली लड़ाई हमेशा अंदर ही होती है। तो आज हम निवेश की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक के पीछे का राज जानने वाले हैं, पीटर लिंच और उनका लेजेंडरी फिडेलिटी मैगलिन फंड। देखिए, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा है जिसे आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वो सवाल है जो आज भी वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर देता है। 0 से 14 बिलियन डॉलर्स, ये कोई मजाक नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? नहीं, असल में कहानी किसी जादू की नहीं, बल्कि एक सिस्टम की है, एक ऐसी प्रोसेस जिसे दोहराया जा सकता था। देखिए, लिंच कोई जादूगर नहीं थे, वो एक प्रोसेस के मास्टर थे। एक ऐसा सिस्टम जिसे उन्होंने खुद बनाया, टेस्ट किया और सबसे जरूरी, उस पर टिके रहे। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए, सबसे पहले उस मिथक को तोड़ते हैं जो मैगलैन के चारों तरफ बना हुआ है। क्योंकि सच तो ये है कि असली कहानी उस लेजेंड से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और हाँ, हम सबके निवेश के लिए कहीं ज्यादा काम की भी है। ये एक लाइन पीटर लिंच की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। उन्होंने कभी भविष्य देखने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने एक मजबूत डिसिप्लिन प्रोसेस बनाया और बस उसी पर टिके रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। तो फिर इस कामयाबी की नींव क्या थी? अरबों डॉलर का फंड बनने से बहुत बहुत पहले एक ही चीज थी जो सबसे जरूरी थी, और वो थी जमीन से जुड़ी हुई, एकदम डीप, बिना थके की जाने वाली रिसर्च। सोचिए, जब फंड छोटा था, फुर्तीला था, तब लिंच खुद कंपनियों के दफ्तरों में जाते थे, मैनेजमेंट से सीधे और कभी-कभी मुश्किल सवाल भी करते थे। वो उन छोटी छिपी हुई कंपनियों में मौके ढूंढते थे जिन्हें वॉल स्ट्रीट देखना भी पसंद नहीं करता था। ये एक तरह से असली फाइनेंशियल जासूसी थी। अब जरा इस काम की स्केल के बारे में सोचिए। हर साल हजारों एनुअल रिपोर्ट्स, अर्निंग कॉल्स और कंपनी मीटिंग्स को पढ़ना, समझना, ये उनकी रिसर्च प्रोसेस के पीछे की जबरदस्त मेहनत और दिमागी ताकत को दिखाता है। ठीक है, अब आती है असली चुनौती। जब आपका फंड एक छोटी सी स्पीड बोट से एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाए, तो आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे बनाए रखेंगे? यही मैगलन के विकास की कहानी है। जैसे जैसे फंड बढ़ता गया, लिंच ने अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदला। उन्होंने छोटी अनजानी कंपनियों को ढूंढने से शुरुआत की और धीरे धीरे एक ऐसे परिष्कृत सिस्टम की तरफ बढ़े जहां वो बड़े स्थापित मार्केट लीडर्स में भी पैसा लगा सकें, वो भी बहुत कुशलता से। अच्छा, अब ये जो फ्रेमवर्क है, ये पीटर लिंच की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने हजारों स्टॉक्स की कंफ्यूजिंग दुनिया को इन 6 सिंपल कैटेगरीज में बांट दिया। स्लो ग्रोअर्स यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली बड़ी कंपनियां, स्टॉलवर्ट्स यानी भरोसेमंद बड़ी कंपनियां,
और फास्ट ग्रोअर्स यानी तेजी से भागने वाले नए स्टार्टअप्स, फिर साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस भी थे। इस फ्रेमवर्क की वजह से वो हर स्टॉक से क्या उम्मीद रखनी है और उसमें कितना रिस्क है ये बहुत साफ साफ समझ पाते थे। इतने बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज करने का ये एक शानदार तरीका था, है ना? और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि वो किसी एक स्टाइल या सेक्टर में बंद कर नहीं रहते थे। चाहे कंज्यूमर गुड्स हों, फाइनेंशियल हों या फिर इंडस्ट्रियल्स, वो ग्रोथ की तलाश में हर जगह मौके ढूंढते थे। उनका दायरा बहुत बड़ा था। और यहीं पर लिंच का एक बहुत मशहूर शब्द आता है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सिर्फ डाइवर्सिफाई करने के नाम पर ऐसे बिजनेस में पैसा लगा देना जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। वो इसे बेवकूफ़ी मानते थे। उनका मानना था कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, जिसका मकसद हो रिस्क को समझदारी से फैलाना, ना कि बस कुछ भी खरीद कर पोर्टफोलियो भर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस के पीछे की सोच, वो माइंडसेट क्या था। क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन सिस्टम तभी काम करता है जब उसके पीछे एक चट्टान जैसी मजबूत सोच हो। ये बात बहुत गहरी है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में टाइम बिताया जाए। मतलब मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, इसका अंदाजा लगाने में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अपना फोकस अच्छी मजबूत कंपनियों के साथ लंबे समय तक बने रहने पर रखो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? उन्होंने मार्केट के रोज के शोर शराबे को पूरी तरह इग्नोर किया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाया जो सच में मायने रखती हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत है और भविष्य में ग्रोथ की क्या गुंजाइश है, बस। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। जब बाजार में डर का माहौल होता था, जब सब लोग पैनिक में बेच रहे होते थे, लिंच उसे खरीदने का एक सुनहरा मौका समझते थे। यही इमोशनल कंट्रोल और भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत, यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं। सवाल ये है कि हम एक आम निवेशक मैगलिन की इन बड़ी बड़ी बातों से क्या सीख सकते हैं और उन्हें अपने निवेश में कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि लिंच को बड़े फंड मैनेजर होने की वजह से कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा आज़ादी होती है, ज़्यादा फुर्ती होती है। इसका मतलब है कि हम सब इन प्रिंसिपल्स को शायद उनसे भी ज़्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा मैगलिन ब्लूप्रिंट, 5 एकदम सिंपल एक्शन लेने लायक स्टेप्स में। नंबर 1, निवेश करने से पहले कंपनी को कैटेगराइज करें। नंबर 2, अपने कन्विक्शन यानी अपने भरोसे के हिसाब से तय करें कि कितना पैसा लगाना है। 3, अपने विनर्स को दौड़ने दें, उन्हें जल्दी ना बेचें। 4, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरे बिना इन्वेस्टेड रहें। और 5, हमेशा रिसर्च करते रहें और सीखते रहें। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपनी इन्वेस्टिंग में अपना सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, आउट परफॉर्मेंस यानी बाजार से बेहतर रिटर्न भविष्यवाणी करने से नहीं आता। ये आता है एक मजबूत प्रोसेस को लंबे समय तक बिना थके डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने से। तो ब्लूप्रिंट तो अब सबके सामने है, बिल्कुल साफ। अब असली सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हमारी अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस इतनी मजबूत है कि वो लंबे समय तक टिक सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचिए, कुछ सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ किसी फैंसी वॉल स्ट्रीट ऑफिस में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपे होते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी कमाल के आइडिया को समझेंगे और हमारे गाइड होंगे महान इन्वेस्टर पीटर लिंच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है। पीटर लिंच का मानना था कि सबसे अच्छे निवेश के मौके वॉल स्ट्रीट के बाहर ही मिलते हैं, हमारे रोज की जिंदगी में, हमारे आसपास। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। वॉल स्ट्रीट पर एक आम इंसान को क्या बढ़त मिलती है? एक दुकान को देखकर स्टॉक का आइडिया कैसे आता है? कंपनी की असलियत कैसे जांची जाए? एक मल्टी बैगर को कैसे पहचाना जाए? और आखिर में एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, वॉल स्ट्रीट पर एक बढ़त। कभी सोचा है कि एक आम ग्राहक के पास एक ऐसी ताकत होती है जो शायद बड़े बड़े एनालिस्ट के पास भी ना हो? जी हाँ, बिजनेस के इतने करीब होना ही हमारा सीक्रेट वेपन है। यहाँ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स देखते हैं, और दूसरी तरफ है हम सब,
ऑब्जर्वेशनल इन्वेस्टर्स, जो असल दुनिया में दुकानों पर भीड़ और प्रोडक्ट्स की डिमांड देखते हैं। और पीटर लिंच की यही तो खासियत थी, वो चीज़ों को आंकड़े बनने से पहले ही देख लेते थे। तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये किसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या गुप्त जानकारी की बात नहीं हो रही है। ये तो बस उस जगह के करीब होने का फायदा है जहां असल में एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये है इस पूरी प्रोसेस का सबसे मज़ेदार हिस्सा। एक दुकान को देखकर एक स्टॉक तक का सफ़र। मतलब कैसे हम अपनी रोज़ की ऑब्जर्वेशन को एक दमदार इन्वेस्टमेंट आइडिया में बदल सकते हैं। एक ग्राहक होने के नाते बहुत सारे सिग्नल हमारे नज़रों के सामने होते हैं, जैसे किसी दुकान के बाहर लगी लंबी कतारें, या कोई ब्रांड जो अचानक से बहुत पॉपुलर हो जाए, या लोगों की जुबान पर किसी प्रोडक्ट का नाम चढ़ जाना। ये सब वो ठोस संकेत है जिन्हें कोई भी बस थोड़ा ध्यान देकर पकड़ सकता है। सोचकर देखिए, वो नया रेस्टोरेंट जहां हमेशा भीड़ रहती है, या वो एक खास खिलौना जो हर दुकान से गायब है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखकर एक्साइटेड हो जाना काफ़ी नहीं है। जो कुछ भी हमने देखा है उसे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स से मिलाना ही पड़ेगा। मतलब ऑब्जर्वेशन तो बस शुरुआत है, असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, लुक अंडर द हुड। मतलब अब गाड़ी का हुड उठाकर इंजन को जांचने का टाइम है। यहाँ हम सीखेंगे कि अपनी ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ एक जल्दबाजी के फैसले से कैसे अलग करें। इसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये टेबल कैसे हमारी देखी हुई चीज़ को असल जांच पड़ताल से जोड़ती है। मान लीजिए स्टोर्स में बहुत भीड़ दिख रही है, तो सवाल ये पूछना है कि क्या इससे सेम स्टोर सेल्स बढ़ रही हैं? मतलब क्या वही पुराने स्टोर ज्यादा कमाई कर रहे हैं? नए स्टोर खुलना अच्छी बात है, पर क्या वो प्रॉफिटेबल है? बस इसी तरह हम अपनी आंखों देखी बातों को ठोस नंबर से मिलाते हैं। पीटर लिंच का एक बहुत ही काम का हथियार था पीईजी रेशियो। इसे ऐसे समझिए, ये रेशियो बताता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए हम कहीं ज्यादा कीमत तो नहीं चुका रहे। एक कम पीईजी रेशियो का मतलब है ग्रोथ ऑन सेल, यानी कम दाम में ज्यादा ग्रोथ। और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया सौदा हो सकता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, चौथा हिस्सा, एक मल्टी बैगर को ढूंढना। ये इस तरह की जमीनी स्तर की इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा इनाम है। मल्टी बैगर वो स्टॉक है जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट को कई गुना, मतलब लिटरली कई गुना बढ़ा दे। तो एक हाई ग्रोथ स्टॉक की कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है पहले 2 फेज में एंट्री करने पर। एक तो अर्ली डिस्कवरी फेज, जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और दूसरा अर्निंग्स एक्सेलरेशन फेज, जब कंपनी की कमाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल, एक फैड और एक टिकाऊ ग्रोथ वाली कंपनी के बीच का फर्क समझना। फैड में क्या होता है? शुरू में जबरदस्त बिक्री, फिर अचानक सब ठंडा। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो टिकाऊ ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं, वहां लोग बार बार आते हैं, ब्रांड लॉयल्टी होती है, और उनके बिजनेस को कॉपी करना आसान नहीं होता। चलिए सुपरकट्स की कहानी सुनते हैं। शुरुआत में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लिंच स्टॉक लग रहा था, तेजी से फैल रहा था, ब्रांड भी मजबूत था, सब कुछ सही। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हर नुक्कड़ पर सलून खुलने लगे और सुपरकट्स के प्रॉफिट मार्जिन्स कम होने लगे। सबक, एक बेहतरीन शुरुआती आइडिया भी बाजार की हकीकत के साथ बदल सकता है, इसलिए लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सुपरकट्स की कहानी का सार क्या है? एक सीधा सा नियम, ऑब्जर्वेशन से आपकी इन्वेस्टमेंट थियरी शुरू होती है, लेकिन उसे जिंदा रखती है लगातार मॉनिटरिंग। एक अच्छा स्टॉक खरीदना तो बस आधी लड़ाई है, असली जंग तो तब है जब कहानी बदल रही हो और आपको पता हो कि क्या करना है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ पिरोने का वक्त आ गया है, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट में असली बढ़त किसी फैंसी सॉफ्टवेयर या सीक्रेट डेटा से नहीं मिलती। नहीं, असली साइकोलॉजिकल एज आती है जिज्ञासा से, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने से, एनालिटिकल डिसिप्लिन से, और सबसे जरूरी धैर्य से। ये सब इंसानी गुण हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ये रहा पीटर लिंच का पूरा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क 5 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, ऑब्जर्व, मतलब अपने आसपास के ट्रेंड्स को देखो। स्टेप 2, वैलिडेट, मतलब नंबर से उसे कंफर्म करो। स्टेप 3, क्लासिफाई, पता करो कि कंपनी किस तरह की है।
स्टेप 4 इवैल्यूएट, देखो कि ग्रोथ के हिसाब से कीमत सही है या नहीं। और स्टेप 5 मॉनिटर, मतलब लगातार नजर रखो। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, सबसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अक्सर देखने में बहुत ही साधारण लगते हैं। उनकी असली पावर छिपी होती है उनके सिंपल बिजनेस मॉडल में, जिसे बार बार दोहराया जा सके, और ग्रोथ की एक लंबी दौड़ में। पूरी दुनिया सुरागों से भरी है, सवाल ये है कि कल हमारी नज़र किस पर पड़ेगी। बाजार जब डरता है तो कुछ लोग उसमें मौका देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की कला के बारे में, मतलब उन कीमती मौकों को खोजना जिन्हें बाकी बाजार या तो देख नहीं पा रहा है या फिर गलत समझ रहा है। चलिए इस दिलचस्प प्रणीति को जरा और करीब से जानते हैं। और सच कहूं तो यही वो एक लाइन है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की चाबी है। ये उस बुनियादी टकराव को सामने लाती है जिसका फायदा एक समझदार कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर उठाता है। मतलब एक तरफ है बाजार की भावनाएं और दूसरी तरफ बिजनेस का लॉजिक, और इन्हीं के बीच का है ये सारा खेल। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मुनाफे के ये मौके बनते ही क्यों हैं? ऐसा क्या होता है? इसका जवाब बाजार के अपने स्वभाव में ही छिपा हुआ है। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है बाजार का सेंटिमेंट, जो डर से, हेडलाइन से, घबराहट से चलता है, और दूसरी तरफ है बिजनेस के ठोस फंडामेंटल्स, यानी उसकी संपत्ति, उसकी कमाई और उसकी असली कीमत। एक कॉन्ट्रेरियन निवेशक इन दोनों के बीच के इसी गैप में, इसी अंतर में अपना मौका ढूंढता है। तो सवाल ये है कि ये जो गलत कीमत वाले खजाने हैं, ये अक्सर मिलते कहाँ हैं? इन्हें कहाँ ढूंढा जाए? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं और उन खास जगहों को देखते हैं जहां ये छिपी हुई वैल्यू मिल सकती है। तो ये रहा हमारा खजाने का नक्शा। एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए ये 4 प्रमुख जगह हैं जहां शिकार किया जा सकता है। ये वो इलाके हैं जहां ज्यादातर निवेशक जाने से डरते हैं, लेकिन असली हीरे वो यहीं छिपे होते हैं। चलिए एक एक करके इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ खजाना कैसे मिल सकता है। पहली लोकेशन है बुरी खबरों का ढेर। जरा सोचिए, किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव खबर आती है और बाजार एकदम पैनिक में आकर उसके शेयर बेचने लगता है। एक कॉन्ट्रेरियन यहाँ रुककर सोचता है, क्या ये समस्या सच में इतनी बड़ी है कि कंपनी को लंबे समय के लिए बर्बाद कर देगी, या ये बस एक अस्थायी झटका है? अक्सर बाजार जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है और मजबूत कंपनियों को उनकी असली कीमत से बहुत नीचे धकेल देता है, और बस फंडामेंटल्स पर ध्यान देने वालों के लिए एक शानदार एंट्री पॉइंट बन जाता है। अब आते हैं दूसरी लोकेशन पर, कमजोर उद्योग। इसे आप रेगिस्तान में खिले फूल की तरह समझ सकते हैं। कभी कभी पूरा का पूरा सेक्टर ही बाजार की नज़रों से उतर जाता है। मान लीजिए ऑटो सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर। ज्यादातर निवेशक उस पूरे सेक्टर से ही दूर रहते हैं, लेकिन उसी बंजर जमीन पर कुछ ऐसी असाधारण कंपनियां होती हैं जो अपने बेहतरीन मैनेजमेंट और इनोवेशन के दम पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती हैं। भेड़ चाल से हटकर सोचने वाले ही इन हीरों को पहचान पाते हैं। तीसरी लोकेशन थोड़ी अलग है। ये है विशेष परिस्थितियां, जैसे कि सरकार या कोई बड़ी संस्था अपनी हिस्सेदारी बेच रही हो। ये एक तरह की गैराज सेल जैसी है, जहां अच्छी चीजें डिस्काउंट पे मिल सकती हैं। ये ऐसे अनोखे मौके होते हैं जहां किसी संपत्ति को उसकी असली कीमत पर खरीदा जा सकता है, न कि बाजार के अस्थायी परसेप्शन पर। क्यों? क्योंकि बेचने वाले पर किसी और वजह से बेचने का दबाव होता है। और हमारी चौथी और आखिरी लोकेशन, वो है ठीक हमारी नज़रों के सामने। जी हाँ, कभी-कभी सबसे अच्छे मौके जानी पहचानी बड़ी कंपनियों के अंदर ही छिपे होते हैं। उनके कुछ छोटे हिस्से या सहायक कंपनियां, जिन्हें बड़े एनालिस्ट नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे कंपनी के कुल मुनाफे पर ज़्यादा असर नहीं डालते, लेकिन उनमें, उन छोटे हिस्सों में ज़बरदस्त वैल्यू हो सकती है। ये वो छिपे हुए रत्न हैं जो बस सही समय पर खोजे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो देखिए, सिर्फ नक्शा मिल जाना ही काफी नहीं है। इस खजाने की खोज में सफल होने के लिए एक खास तरह की मानसिक मजबूती और सही उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। और इसमें सबसे जरूरी टूल है भावनात्मक स्वतंत्रता। साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने फैसले भीड़ की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की ठोस रिसर्च और विश्लेषण के आधार पर लेना। जब सब डर कर बेच रहे हों तब खरीदने की हिम्मत रखना, और जब सब लालच में खरीद रहे हों तब सावधान रहना। और ये भावनात्मक स्वतंत्रता 3 जरूरी गुणों से मिलकर बनती है। पहला है धैर्य,
ये समझना कि बाजार को किसी कंपनी की असली कीमत पहचानने में समय लग सकता है। दूसरा है संदेहवाद, हमेशा ये सवाल करना कि क्या बाजार का डर सच में जायज़ है। और तीसरा है आत्मविश्वास, अपने रिसर्च पर टिके रहने का भरोसा, भले ही पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों ना हो। तो चलिए अब मानसिकता से आगे बढ़कर मेथड पर आते हैं। कॉन्ट्रेरियन बनना कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। ये 5 चरणीय फ्रेमवर्क पूरी निवेश फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाली रणनीति में बदल देता है। स्टेप 1, परेशानी वाली जगहों को स्कैन करो। स्टेप 2, बिजनेस की मजबूती की जांच करो। स्टेप 3, उन कारणों का पता लगाओ जो कीमत को सही रास्ते पर ला सकते हैं। स्टेप 4, डिस्काउंट पर खरीदो। और स्टेप 5, सबसे जरूरी, धैर्य रखो और बाजार को एडजस्ट होने का समय दो। और आखिर में ये कोट, ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये याद दिलाता है कि भीड़ से अलग सोचना, डर के माहौल में शांत रहना और अपने रिसर्च पर अनुशासित रहना, इसी में असली बढ़त छिपी है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस कॉन्ट्रेरियन नजरिए से आज के बाजार को देखिए और सोचिए, वो कौन से खजाने हैं जिन्हें आज बाजार नजरअंदाज कर रहा है। जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इन्वेस्टिंग में एक एज, एक बढ़त पाने का सबसे शानदार तरीका क्या है? वो है बाजार को एक अलग ही नज़र से देखना। तो आज हम महान इन्वेस्टर पीटर लिंच की सोच को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सबसे बड़े मौके अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां कोई और देख भी नहीं रहा होता। ये सवाल शायद हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बेहतरीन मौके ठीक हमारी आंखों के सामने होते हैं, फिर भी हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते? जानते हैं, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देखने के तरीके में ही छिपा है। तो इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग पूरे स्टॉक मार्केट को एक बड़ी धुंधली सी तस्वीर की तरह देखते हैं जिसका कोई ओर छोर समझ नहीं आता। लेकिन पीटर लिंच का तरीका एकदम अलग था। वो बाजार को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में, यानी अलग अलग सेक्टर्स में तोड़कर देखते थे, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह जिन्हें एक एक करके समझा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमें भविष्य बताने वाली किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं है। लिंच हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक आवर्धक लेंस इस्तेमाल करने को कहते हैं, यानी किसी एक सेक्टर पर पूरा ध्यान लगाकर उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना। और बस यहीं से शुरू होती है असली समझ और मौके की तलाश। चलिए अब इस सोच के पीछे जो मेन आइडिया है उसे समझते हैं। ये सिर्फ कुछ स्टॉक्स चुनने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के बारे में है। ये पीटर लिंच का सबसे बड़ा आइडिया है। देखिए, बाजार एक विशाल समंदर जैसा है, लेकिन हर सेक्टर की अपनी अलग लहरें और अपनी अलग धाराएं होती हैं। जो इन धाराओं को समझ जाता है वो बाकियों से कहीं बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। साइक्लिकल इंडस्ट्री यानी चक्रीय उद्योग। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी किस्मत सीधे सीधे इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। मतलब जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो लोग ज्यादा कारें खरीदते हैं, एयरलाइंस की सीटें फुल रहती हैं, और जब इकोनॉमी सुस्त होती है तो ठीक इसका उल्टा होता है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन ये सब असल दुनिया में काम कैसे करता है? चलिए अब कुछ असली केस स्टडीज देखते हैं जो इस सोच की ताकत को साबित करती हैं। हमारा पहला उदाहरण साइक्लिकल इंडस्ट्रीज की दुनिया से है। ये एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर इन्वेस्टर्स जाने से भी डरते हैं, लेकिन लिंच को वहीं पर शानदार मौके दिखते थे। जरा इस टेबल को देखिए, ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जब कोई ऑटो या स्टील कंपनी मंदी के दौर से गुजर रही होती है तो उसकी कमाई गिर जाती है। इससे उसका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत ज्यादा दिखने लगता है, और बस बाजार उसे महंगा और रिस्की मानकर छोड़ देता है। लेकिन लिंच इसे ठीक उल्टे नजरिए से देखते थे। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था। उनका मानना था कि जब डर अपने चरम पर हो तभी अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने का असली समय होता है। तो पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, जो बुरे वक्त का सामना कर सकें। शॉर्ट टर्म के नुकसान पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म उनकी नॉर्मल कमाई करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। अब एक और दिलचस्प केस देखते हैं। ये उस समय की बात है जब एक पूरा का पूरा सेक्टर ही संकट में था, लेकिन इंडस्ट्री की गहरी समझ ने वहां भी विनर्स को ढूंढ निकालने में मदद की।
जब सेविंग्स एंड लोन संकट आया तो ज्यादातर लोगों ने पूरे सेक्टर को ही बट्टे खाते में डाल दिया। लेकिन पीटर लिंच ने सिर्फ हेडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गहराई में जाकर उन मैट्रिक्स को देखा जो असल में मायने रखते थे, जैसे कंपनी के लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है या उसके पास कितनी मजबूत पूंजी है। इससे वो समझ पाए कि कौन सी कंपनियां इस तूफान से बच निकलेंगी। ये एक बहुत ही पावरफुल सबक है। जब हर कोई डर के मारे एक ही दिशा में भाग रहा हो, तब आपकी गहरी जानकारी ही आपको भीड़ के खिलाफ खड़े होने का आत्मविश्वास और हिम्मत देती है। हमारी आखिरी केस स्टडी इस बात पे रोशनी डालती है कि कैसे बाजार के इमोशनल रिएक्शंस अक्सर निवेश के बेहतरीन अवसर पैदा करते हैं। देखिए, सीएमएस एनर्जी के मामले में बाजार का पूरा ध्यान नेगेटिव हेडलाइंस पर था, जैसे न्यूक्लियर रिस्क और बढ़ती लागतें। लेकिन लिंच ने इस शोर के पार देखा। उन्होंने कंपनी के स्टेबल कैश फ्लो, रेगुलेटेड रिटर्न्स और एक काबिल मैनेजमेंट को पहचाना। यानी एक तरफ बाजार डर बेच रहा था और दूसरी तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स एक बिल्कुल अलग मजबूत कहानी कह रहे थे। तो इससे हम सीखते क्या हैं? यही कि शॉर्ट टर्म की घबराहट अक्सर लॉजिक पर हावी हो जाती है। जो इन्वेस्टर्स शांत रहकर बिजनेस के फंडामेंटल्स पर फोकस कर सकते हैं, वे असल में दूसरों के डर का फायदा उठा सकते हैं। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि ये तरीका काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए अब इसे समझते हैं। लिंच ने अपने एनालिसिस में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे जो बार बार सामने आते थे। जैसे हर सेक्टर को नापने का अपना अलग पैमाना होता है। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में धैर्य और अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, सरकारी नियमों में बदलाव से अक्सर बाजार में गलतफहमियां पैदा होती हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए मौके बन जाती हैं। तो ये है लिंच की स्ट्रैटेजी का पूरा सार, एक साफ एक्शन लेने लायक प्रोसेस। इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्री को समझने से और ये खत्म होता है सही समय पर सही जगह अनुशासित तरीके से पैसा लगाने पर। ये कोई जुआ नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। और इस पूरे फ्रेमवर्क में सबसे जरूरी बात है वैल्यूएशन का अनुशासन। किसी एक तिमाही के नतीजों से बहकना नहीं है। इसके बजाय सवाल ये पूछना है कि एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल में ये कंपनी असल में कितना कमा सकती है। तो अब इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं और इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे जरूरी संदेश निकलता है उसे समझते हैं। ये हर इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात घूम फिरकर दो चीजों पर आती है। पहली, अपना होमवर्क करना, यानी किसी सेक्टर को अंदर बाहर से पूरी तरह समझना। और दूसरी, जब बाजार घबरा रहा हो तब अपने एनालिसिस पर टिके रहने का साहस रखना। बस यही है वो शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। ये कोटेशन पूरी कहानी का सार है। बाजार की गलतियों में ही तो अवसर छिपा होता है। जो लोग सतही शोर के पार देखने के लिए मेहनत करते हैं और किसी इंडस्ट्री के काम करने के असली तरीके को समझते हैं, वही असाधारण नतीजे हासिल कर सकते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। पीटर लिंच के इन सबकों को इस्तेमाल करके सोचिए, आज के बाजार में वो कौन सा सेक्टर है जिसे बाकी सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिसमें एक छिपा हुआ खजाना, एक बड़ा अवसर हो सकता है। इसका जवाब ढूंढना ही शायद एक नई इन्वेस्टिंग यात्रा की शुरुआत हो।